दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 नवंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि सीमांचल मिथिलांचल सहित बिहार के सभी लोगों के लिए खुशखबरी आई है। साल का आखिरी महीना यानी कि दिसंबर किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। लंबे समय से 10वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के खाते में दिसंबर में 2000 रुपए आ जाएंगे। अब तक किसानों के खाते में इस योजना के तहत 9 किस्तें भेजी जा चुकी है। 15 दिसंबर तक सरकार 10वीं किस्त के पैसे भेज सकती है। आपको बता दो कि मोदी सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक करने और उनकी आमदनी के लिए सालाना 6000 रुपए किसानों के खाते में सीधे भेजती है। अब तक किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्तों का पैसा आ चुका है। अब अगले यानी कि 10वीं किस्त का पैसा अगले महीने यानी कि दिसंबर में आने वाला है। इस योजना का उद्देश्य देश के किसानों की आय को बढ़ाना और सीधे तौर पर उनकी आर्थिक मदद करना है। अगले किस्त के लिए इंतजार कर रहे किसानों को अगले माह में फिर से खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों कुछ दिनों बाद इस साल का आखिरी महीने यानी कि दिसंबर शुरू हो जाएगा। अगर आप दिसंबर महीने में बैंक से जुड़े काम करवाने वाले हैं तो फिर पहले आरबीआई की तरफ से जारी छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें। अगले महीने दिसंबर में कुल 16 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं, जिसमें 4 छुट्टियां रविवार की है। इसमें कई छुट्टियां लगातार भी पड़ने वाली है। इस महीने में क्रिसमस का त्यौहार भी आता है, जिसकी छुट्टी लगभग पूरे देश में बैंकों में रहती है। हालांकि हर जगह बैंक 16 दिन बंद नहीं रहने वाले हैं। कुछ छुट्टियां स्थानीय होने के कारण स्थान विशेष पर ही बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार रविवार के अलावा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। आरबीआई की दिसंबर महीने की लिस्ट के साथ ये भी बताया जा रहा है कि किस दिन किस राज्य में बैंक बंद रहेंगे और कहां खुले रहेंगे। इसके आधार पर आप अपने बैंक से जुड़े कामकाज फटाफट निपटा लें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों अब बात करते हैं कि आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे एक बार फिर से चर्चा में हैं। दरअसल शिवदीप लांडे लंबे अरसे बाद एक बार फिर से बिहार में वापसी कर रहे हैं और उन्हें बहुत जल्द ही बिहार पुलिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिहार के कई जिलों में एसपी रह चुके शिवदीप लांडे 5 साल पहले अपने गृह राज्य महाराष्ट्र में डेपुटेशन के लिए गए थे, जिसके बाद वहां का कार्यकाल पूरा करके वे वापस बिहार लौट रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भारतीय पुलिस सेवा के तेज तर्रार अधिकारी और बिहार में सिंघम नाम से मशहूर शिवदीप लांडे भी दिसंबर के पहले सप्ताह में बिहार पुलिस मेंबर में फिर से योगदान करेंगे। आपको बता दें कि शिवदीप लांडे फिलहाल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के क्राउन ब्रांच में डीआईजी के पद पर पोस्टेड हैं। ऐसे में शिवदीप लांडे की बिहार वापसी को लेकर एक बार फिर से युवाओं खासकर उनके फैंस में खास जोश, उत्साह और उमंग है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी शिवदीप लांडे सोशल मीडिया में भी काफी एक्टिव रहते हैं। यही कारण है कि वे अपनी सारी उपलब्धियों और छोटे बड़े कार्यक्रमों को भी सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। पटना में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने खूब नाम कमाया था। शिवदीप लांडे के फेसबुक पर लगभग 8 लाख फॉलोअर्स हैं। शिवदीप के बिहार से लगाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे छठ पूजा जैसे पर्व पर भी सूर्य को अर्घ्य देना नहीं भूलते। अपनी उपलब्धि, स्टाइल, पुलिसिंग और लाइफ स्टाइल के साथ साथ फिटनेस के लिए चर्चा में रहने वाले शिवदीप लांडे बिहार के युवाओं में खासे मशहूर हैं। हाल के दिनों में उनकी चर्चा विमेंस बिहार एंड लॉयन किताब को लेकर भी हो रही है। शिवदीप लांडे हमेशा अपने फेसबुक फॉलोअर से जुड़े भी रहते हैं। फेसबुक लाइव जैसे माध्यमों से भी वे हमेशा अपने दोस्तों से भी बातें करते हैं। शिवदीप लांडे ने मुंबई में रहते हुए कई बड़े ऑपरेशन को भी अंजाम दिया है, खासकर नशे का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ। शिवदीप लांडे अपने परिवार की तस्वीरें भी सोशल मीडिया में शेयर करती है। उनकी पत्नी और एक प्यारी सी बेटी है जो कि फैंस के बीच काफी पॉपुलर है। शिवदीप लांडे की किताब वुमन बिहाइंड लाइन उनके जीवन की सच्ची कहानी है, जिसे उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर प्रमोट किया है। आपको बता दो कि शिवदीप लांडे पटना में सिटी एसपी रहने के अलावा अररिया, किशनगंज और रोहतास में भी पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी के पद पर रह चुके हैं। वे बिहार के राज्यपाल की एडीसी के पद पर भी रहे थे। शिवदीप लांडे की पहली पोस्टिंग बिहार के मुंगेर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके जमालपुर में हुई थी। जब बिहार की राजधानी पटना के एसपी के तौर पर अपनी अनोखी कार्यशैली की वजह से शिवदीप पूरे देश में
मशहूर हो गए। अपराधियों की सातम लाने वाले इस वर्दीधारी को बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। जब कहा जाता है कि बिहार की राजधानी पटना में जब शिवदीप लांडे की पोस्टिंग हुई तो वे अपराधियों और गैर कानूनी काम करने वालों पर कहर बनकर टूटे। जब विशेषकर सड़क छाप लफंगे पर उनकी सख्ती ने कॉलेज और स्कूल के लड़कियों के बीच उनकी छवि हीरो की तरह बन गई। शिवदीप लांडे द्वारा नंबर बांटने का परिणाम यह हुआ था कि राजधानी पटना की सड़कों से मंचलों का धीरे धीरे सफाया हो गया था। दरअसल एक शिकायत पर शिवदीप लांडे खुद मंचलों को सबक सिखाने वहां पहुंच जाया करते थे। पटना में सिटी एसपी रहने के दौरान शिवदीप लांडे ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली सामान बनाने वालों के खिलाफ, जाली नोट छापने वालों के खिलाफ, नकली दवा बेचने वालों के खिलाफ मुहिम चलाकर हड़कंप मचा दिया था। दोस्तों अब बात करते हैं कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि नीतीश के 16 साल बिहार सबसे बदहाल। नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के साथ सूचकांकों में भी बिहार की सबसे बुरी और खराब स्थिति है। डबल इंजन सरकार के पास कोई तार्किक जवाब नहीं। इससे एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला था और उनसे एक ही सवाल पूछे थे। जी हां, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूछा था कि 16 वर्षों के शासन के बाद भी आज बिहार पूरे देश में गरीबी और बेरोजगारी का मुख्य केंद्र क्यों बना हुआ है। तेजस्वी यादव ने पलायन को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा था कि पिछले 10 सालों में बिहार के पलायन दर में अप्रत्याशित वृद्धि क्यों हुई है। तेजस्वी यादव ने पूछा था कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सतत विकास सूचकांक में बिहार अंतिम पायदान पर क्यों और कैसे पहुंच गया है, इसके लिए दोषी कौन है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि मुख्यमंत्री बताएं कि बीते 16 वर्षों से कुर्सी से चिपके रहने के लिए उन्होंने नीति, नियति, नियम, विचार और सिद्धांत की तिलांजलि देकर बार बार बिहार की प्रत्येक पार्टी से गठबंधन क्यों किया। वे बताएं कि बिहार की कौन सी ऐसी पार्टी बची है जिससे उन्होंने समझौता यानी कि गठबंधन नहीं किया हो। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में अगर कोई व्यक्ति दूसरी जाति में शादी करता है तो उसे बिहार सरकार के द्वारा 2,50,000 रुपए प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। खबर के अनुसार लोगों की सोच में बदलाव लाने के लिए बिहार सरकार ने अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत विवाहित जोड़ी को 2.5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। जहाँ RTGS या फिर NEFT के माध्यम से सीधे बैंक अकाउंट में 1,50,000 रुपए भेजती है। वहीं 1 लाख रुपए की FD कर दी जाएगी जिसे 3 साल के बाद लाभार्थी को ब्याज समेत दी जाती है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आप इसके लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज के तहत ये पैसा दिया जाता है। इसका लाभ लेने के लिए पति या फिर पत्नी दोनों में से एक कोई भी पिछड़ा वर्ग जाति का होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं कि हज को लेकर बिहार राज्य हज कमेटी पूरी तरीके से सतर्क हो गई है। हज कमेटी के अध्यक्ष इलियास हुसैन उर्फ सोनू बाबू ने हज करने के इच्छुक लोगों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द पासपोर्ट बनवा लें। इलियास हुसैन ने यह भी कहा है कि हज कमेटी लोगों को पासपोर्ट बनवाने में मदद कर रही है। हज करने के इच्छुक लोगों को हज कमेटी से संपर्क करना चाहिए ताकि उनके पासपोर्ट जल्द से जल्द जारी किया जा सके। हज कमेटी इस संबंध में पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों से मुलाकात करेगी। अध्यक्ष ने कहा है कि हज पर जाने वालों के लिए पासपोर्ट कार्यालय में अलग से काउंटर बनाया जाएगा। जहां वहीं हज कमेटी पूरे बिहार में जागरूकता अभियान चला रही है। समिति ने कहा है कि हज 2 साल बाद शुरू हुआ है, इसलिए उनका लक्ष्य 5,000 लोगों को हज के लिए भेजने का है। इस संबंध में हज कमेटी द्वारा विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मस्जिदों के इमामों से भी मदद मांगी जा रही है। हज कमेटी के मुताबिक उम्मीद है कि हज कमेटी बड़ी संख्या में लोगों को हज के लिए राजी कर पाएगी। आपको बता दूं कि हज कमेटी विशेष रूप से बिहार के सीमांचल इलाकों में काम कर रही है। हज कमेटी के अध्यक्ष ने कहा है कि हमारे ज्यादातर तीर्थ यात्री यानी कि हज यात्री सीमांचल से आते हैं। इसीलिए हज कमेटी 4 जिलों सीमांचल के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार को विशेष प्राथमिकता दे रही है। हज कमेटी का कहना है कि पहले की तरह इस बार भी ज्यादा हज यात्री सीमांचल से रवाना होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव में अपनी पुरानी सहयोगी लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद के दरकिनार कर दिए जाने के अनुभव से सबक लेते हुए कांग्रेस ने बुधवार को जोर देकर कहा है कि वे बिहार में अपने संगठन को मजबूत करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव तारिक अनवर ने आरजेडी के साथ अपनी पार्टी के भविष्य को गठजोड़ की संभावना के बारे में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उपचुनाव ने हमें यह सबक सिखाया है कि हमें बिहार में अपने संगठन पर काम करने की जरूरत है। हम लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा करने जा रहे हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं कि सारण जिले में पिछले साल हुई मैट्रिक परीक्षा में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जब मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना काल में हुई मैट्रिक परीक्षा में फर्जी तरीके से फॉर्म भराकर विद्यार्थियों को परीक्षा दिला दी गई है। आपको बता दें कि पिछले साल 60,000 छात्र छात्राओं ने मैट्रिक परीक्षा दी थी। जब सारण छपरा जिले के 50 स्कूलों में फर्जी तरीके से छात्रों को पंजीयन और फॉर्म भराकर परीक्षा दिलाया गया है। ये मामला बिहार बोर्ड ने अब पकड़ा है, इसके लिए जाँच बैठा दी गई है। बताया जा रहा है कि इसमें 50 स्कूलों ने मिलकर 150 से अधिक छात्र छात्राओं के साथ ये फर्जीवाड़ा किया है। जांच के दौरान ये बढ़ भी सकती है। जहां इन परीक्षार्थियों का रजिस्ट्रेशन और फॉर्म संदेहास्पद है। जहां अब कैंप लगाकर उन सभी छात्र छात्राओं के नाम, एड्रेस, पंजीयन और फॉर्म से मिलाकर किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज जिले में बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। जो गोपालगंज जिले के उचका गांव थाना क्षेत्र की अरना बाजार में स्थित 2 ज्वेलर्स की दुकानों में बुधवार को बाइक सवार हथियारबंद लुटेरों ने गन पॉइंट पर जमकर लूटपाट की। इस दौरान बदमाशों ने 2 दुकानदार से 1 लाख नगद और 35 लाख के ज्वेलर्स लूटकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। 2 भाइयों की दुकान में वारदात को अंजाम दिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि देश का सबसे बड़ा बैंक SBI समय समय पर नई नई स्कीम पेश करता रहता है, जिसे खाता धारकों का रिस्पांस भी अच्छा मिलता है। अब SBI ने एक बड़ी जानकारी शेयर की है, जिसमें खाता धारकों को अलर्ट किया है। जहां बैंक की जानकारी के मुताबिक अगर खाता धारकों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो कस्टमर की कई सेवाएं ठप कर देगा, यानी कि आपको सेवाएं नहीं मिलेगी बहुत सारी। बैंक ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और एक निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लें। इसके लिए बैंक ने कहा है कि पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है। यदि इन्हें लिंक नहीं किया गया तो फिर पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा और स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी है। दोस्तों आमतौर पर आपने पाइपलाइन से पानी निकलते हुए देखा होगा, लेकिन जरा सोचिए उसी पाइपलाइन से पानी के बदले पैसे निकलने लगे तो कैसा नजारा होगा। जो सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पाइप से पैसे निकलने लगा है। हो सकता है कि इस बात पर आपको यकीन न हो रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल 100% सच है। इतना ही नहीं, पूरी सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि ये मामला कहीं और का नहीं बल्कि भारत के कर्नाटक राज्य का है। तो आइए पहले जानते हैं कि मामला आखिर है क्या। तो दरअसल ACB ने बुधवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक सरकार के 15 अधिकारियों के खिलाफ छापेमारी की। जब 15 अधिकारियों के 60 ठिकानों पर हुए छापेमारी में बड़ी मात्रा में सोना, नकदी और संपत्ति की कागजात बरामद हुए हैं, जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। लोगों को हैरान तो उस वक्त हुई जब PWD के जूनियर इंजीनियर शांता गोरा के घर छापेमारी करने ACB की टीम पहुंची। अधिकारी ने जब खोजबीन शुरू की तो फिर पाइपलाइन से पैसे निकलने लगे। पाइपलाइन से इतने पैसे निकलते देखकर अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। आप भी वीडियो देखिए। इस वीडियो को लोग जमकर शेयर कर रहे हैं। जिसने भी इस नजारा को देखा हुआ हैरान रह गया, क्योंकि इससे पहले इस तरह से शायद ही किसी ने पैसे छिपा कर रखा गया हो। कईयों को तो यकीन नहीं हो रहा है कि लोग इस तरीके से भी पैसे छिपाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि WhatsApp की तरफ से 2 सिक्योरिटी फीचर्स को एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रोल आउट किया गया है। इसमें से एक WhatsApp मैसेज लेवल रिपोर्टिंग फीचर है। साधारण शब्दों में कहें तो ये फीचर WhatsApp पर भद्दे मैसेज भेजने वालों पर लगाम लगाने के लिए लाया गया है। दरअसल पिछले लंबे समय से WhatsApp पर हेट स्पीच और दंगे भड़काने वाले मैसेज की संख्या बढ़ रही है। साथ ही ऐसा करने वाले लोग सरकार और WhatsApp की पहुंच से दूर है। केंद्र सरकार लंबे वक्त से दंगे भड़काने और फिर भद्दे मैसेज भेजने वाले यूजर्स की पहचान के लिए WhatsApp पर दबाव डाल रही है, लेकिन WhatsApp एंड टू एंड एनक्रिप्शन का हवाला देकर दंगे भड़काने और फिर भद्दे मैसेज भेजने वालों का नाम उजागर नहीं करती है। लेकिन WhatsApp के नए फीचर्स के आने के बाद ऐसे लोगों की पहचान आसानी से हो जाएगी। WhatsApp को नए IT एक्ट के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। WhatsApp के नए मैसेज लेवल रिपोर्टिंग फीचर्स के आने के बाद अगर कोई यूजर्स आपको भद्दे या फिर गंदे मैसेज भेजता है तो आप ऐसे मैसेज को रिपोर्ट कर पाएंगे। साथ ही उसे ब्लॉक करने का भी ऑप्शन मिलेगा। इसके लिए आपको मैसेज पर लॉगिन प्रेस करके उसे रिपोर्ट और ब्लॉक किया जा सकेगा। अगर किसी WhatsApp मैसेज पर 25 से ज्यादा यूजर्स ने रिपोर्ट कर दिया है तो WhatsApp ऐसे अकाउंट को बैन कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। साथ ही ऐसे लोगों की रिपोर्ट सरकार के साथ भी शेयर किया जाएगा।
आपको बता दूं कि नए आईटी एक्ट के तहत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सरकार के साथ प्रति माह के हिसाब से रिपोर्ट शेयर करनी होती है कि आखिर कितनी शिकायत मिली है और कितनी शिकायतों के खिलाफ एक्शन लिया गया। इसीलिए किसी भी ग्रुप या फिर पर्सनल भद्दे व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं तो फिर आप सावधान हो जाएं, वरना आपका अकाउंट बंद हो सकता है, साथ ही साथ आपको जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है। तो इसीलिए आपको केडीबी लाइव सावधान कर रही है। दोस्तों बात करता है कि इंटरनेट की दुनिया में भारत जल्द ही बड़ी कामयाबी हासिल करने वाला है, जहां बहुत जल्द भारत में ही 5G की शुरुआत होने वाली है। इसके अलावा भारत 6G पर भी तेजी के साथ काम कर रहा है। जहां आम जनता को 5G कब मिलेगा इसके लिए अभी तक कोई भी तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन भारत ने 6G की तैयारी शुरू कर दी है। जहां भारत 6G तकनीक को विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है और साल 2023 के अंत या फिर 2024 की शुरुआत में 6G तकनीक को लॉन्च कर सकता है। जहां टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है। टेलीकॉम मिनिस्टर ने कहा है कि इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम भारत में ऐसा टेलीकॉम सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहे हैं जो भारत में बने टेलीकॉम डिवाइस भारत के टेलीकॉम नेटवर्क में सर्विस देगा। अगले साल की तीसरी तिमाही तक टेक्नोलॉजी के लिए अहम सॉफ्टवेयर भी तैयार हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत न सिर्फ 6G तकनीक पर काम कर रहा है बल्कि खुद स्वदेशी 5G लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा है कि इस तकनीक के लिए सॉफ्टवेयर को अगले साल तक तैयार कर लिया जाएगा। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया भी अगले साल की दूसरी तिमाही में शुरू की जा सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार में कोविड-19 के सेकेंड डोज लेने वालों को लकी ड्रॉ के माध्यम से टीवी, फ्रिज, मिक्सर ग्राउंडर, सीलिंग फैन, कंबल आदि दिए जाएंगे। जहां उन्होंने बताया कि कोविड-19 के द्वितीय खुराक में यानी कि दूसरी डोज में वृद्धि लाने के उद्देश्य से द्वितीय खुराक के लिए निर्धारित तिथि के 7 दिन के भीतर लाभार्थियों द्वारा टीकाकरण कराने पर ही उन्हें ड्रॉ यानी कि लकी ड्रॉ के माध्यम से पुरस्कार किया जाएगा। जहां मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि लकी ड्रॉ की अवधि 27 नवंबर से 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। पुरस्कार योजना के तहत हर प्रखंड में एक विजेता को बम्पर पुरस्कार एवं 10 विजेता को प्रति सप्ताह 57 पुरस्कार आगामी 5 सप्ताह यानी कि 31 दिसंबर तक दिया जाएगा। मंगल पांडे ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव और वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये अनूठी पहल शुरू की गई है। उन्होंने बताया है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को हर हाल में दोनों डोज लेना है। एक डोज से संक्रमण से सुरक्षा नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा है कि लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के लिए ये पहल शुरू की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी सुबह बिना हॉट कॉफी के नहीं होती है, तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास एक अच्छी खबर है जो आपको अभी हम बताएंगे। जहां एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग ज्यादा कॉफी का सेवन करते हैं उन्हें अल्जाइमर होने का खतरा कम रहता है। यह रिसर्च फ्रंटियर्स एंड एजिंग न्यूरोसाइंस जर्नल में पब्लिश हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रिसर्च ECU के शोधकर्ताओं ने किया है, जिसमें 200 से अधिक ऑस्ट्रेलियाई लोगों को शामिल किया गया, जिसमें पाया गया है कि जो लोग ज्यादा कॉफी का सेवन करते हैं उनमें अल्जाइमर होने का रिस्क कम रहता है। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने 25 नवंबर बुधवार को एक ट्वीट में मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए उसे हर मोर्चे पर फेल बताया है। जहां उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा, इकोनॉमी, सीमा सुरक्षा, विदेश नीति जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को फेल बताया है। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए लिखा है कि इन सब के लिए सुब्रमण्यम स्वामी जिम्मेदार है। आपको बता दूं कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर मोदी सरकार की नीतियों को लेकर अपने ट्वीट में सवाल उठाते रहते हैं, अपनी सरकार को घेरते रहते हैं। ऐसे में मोदी सरकार के समर्थक उन्हें अपने निशाने पर लिए रहते हैं। इस बीच उन्होंने गुरुवार की सुबह ट्वीट में लिखा है कि मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड अर्थव्यवस्था में फेल, सीमा सुरक्षा में फेल, विदेश नीति में अफगानिस्तान में विफलता मिली, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पेगासस का मामला, आंतरिक सुरक्षा में कश्मीर में छाई निराशा, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार? हम जिम्मेदार, सुब्रमण्यम स्वामी जिम्मेदार। आपको बता दूं कि कई मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरने वाले सुब्रमण्यम स्वामी की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से 24 नवंबर को हुई मुलाकात भी काफी चर्चा में है। इसको लेकर सियासी गलियारों में क्यासों का दौड़ शुरू हो चुका है। जब दिल्ली दौरे पर आई ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद भाजपा सांसद से जब TMC में शामिल होने को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वे तो हर समय साथ ही है। दोस्तों बात करते हैं कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान अब आंदोलन पार्ट 2 की तैयारी में जुटा हुआ है। आंदोलन से जुड़े किसान एक बार फिर से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। आज 26 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 साल पूरे हो गए हैं। जहां उससे पहले आज दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसानों का जुटना शुरू हो गया है। हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने से संबंधित विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी है। जहां संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने से संबंधित विधेयक पेश किए जाने के लिए
सूचीबद्ध है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को कहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा और आगे की रूपरेखा 27 नवंबर को तय की जाएगी। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों की आय दोगुनी करने के केंद्र सरकार के दावे को लेकर भी प्रदर्शनकारी उससे सवाल करेंगे। राकेश टिकैत ने ट्वीट में कहा है कि ये आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। 27 नवंबर को हमारी बैठक होगी, जिसके बाद हम आगे के निर्णय लेंगे। मोदी जी ने कहा था कि 1 जनवरी से किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, तो हम पूछेंगे कि कैसे दोगुनी होगी? किसानों की जीत कब होगी? जब उन्हें अपनी फसलों के उचित दाम मिलेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप घर बनाने के लिए सोच रहे हैं तो ये काफी अच्छा मौका कहा जा सकता है। अभी भवन निर्माण सामग्री की कीमत काफी कम हो गई है। सरिया और सीमेंट की कीमतों तो 3 माह पहले के स्तर पर आ गई है और रेत की कीमतों में 3000 रुपए से अधिक की गिरावट आई है। बताया जा रहा है कि इसके साथ रियल एस्टेट कंपनियों द्वारा भी इन दिनों कीमतों में गिरावट को देखते हुए अपने प्रोजेक्ट के दाम में बढ़ोतरी नहीं की गई है। जहां भवन निर्माण सामग्रियों की विक्रेताओं का कहना है कि अभी बाजार में मांग बहुत ही कम है, इसके असर से ही कीमतों में गिरावट आ रही है। दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के विधायक मुसाफिर पासवान का निधन हो गया है। जब विधायक मुसाफिर पासवान ने बुधवार रात 1 बजे दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आखिरी सांस ली। मुसाफिर पासवान बिहार में मुजफ्फरपुर जिले की बोचहा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने थे, जहां उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। वीआईपी पार्टी के विधायक मुसाफिर पासवान पिछले कई दिनों से लगातार बीमार चल रहे थे, जहां उन्हें लंग्स में शिकायत थी, जिसके बाद उनका इलाज दिल्ली के बड़े अस्पताल में हो रहा था। दोस्तों अब बात करते हैं कि राजधानी पटना में पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के बाद पटना में दूसरी बस स्टैंड बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सरकार ने 217 करोड़ को मंजूरी दी है। इसके साथ साथ पटना के डीएम ने भी जमीन अधिग्रहण की अनुमति प्रदान कर दी है। जी हाँ, वहीं इस नए बस स्टैंड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार इस नवनिर्मित बस स्टैंड से आने वाले समय में कई शहरों के लिए बसों का परिचालन होगा। जानकारी के अनुसार ये बस स्टैंड बिहटा कन्हौली में बनकर तैयार होगा। इसका नाम पाटली बस स्टैंड होगा। जानकारी के अनुसार नए बस स्टैंड से आरा, सासाराम, बक्सर, भभुआ, छपरा, सीवान, गोपालगंज, अरवल, औरंगाबाद समेत बिहार बॉर्डर से सटे उत्तर प्रदेश के बनारस, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़ समेत कई शहरों के लिए बसें खुलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीन से संबंधित विवाद को खत्म करने के लिए जनवरी महीने से पटना सहित बिहार के 18 जिलों में जमीन के विशेष सर्वेक्षण और फिर बंदोबस्ती का काम किया जाएगा। खबर के अनुसार भू अभिलेख एवं परिमाप के निदेशालय जय सिंह ने बिहार के 18 जिलों में विशेष सर्वेक्षण और जमीन बंदोबस्त अभियान की तैयारी शुरू करने को कहा है। यह साथ ही साथ इसको लेकर सभी जिलों के जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दी हैं। यहाँ आपको बता दें कि पहले चरण में सीतामढ़ी से भर समेत बिहार के 20 जिलों में विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्ती का कार्य किया जा रहा है। जनवरी महीने से पटना, नवादा, दरभंगा, भागलपुर सहित बिहार के 18 जिलों में इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। जहाँ पटना, नवादा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, भागलपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, सारण और सीवान शामिल है। दोस्तों अब बात करते हैं कि देश में कोरोना मामले में कमी देखने को मिली है। कम होते संक्रमण के मामले के साथ ही इंडियन रेलवे की ओर से लागू किए गए प्रतिबंधों में ढील दे दी गई है। दरअसल भारतीय रेलवे ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म टिकट के दाम को कम कर दिया है। इस बात की जानकारी मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहौटी ने दी है। उन्होंने कहा है कि कई स्टेशनों के प्लेटफॉर्म टिकट को 50 रुपए से कम करके 10 रुपए कर दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि शराब के खिलाफ महाअभियान को लेकर राजधानी पटना से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। जब पटना में एक बीजेपी नेता के ठिकाने पर छापेमारी की गई है और यहां से 17 बोतल शराब पुलिस ने बरामद की है। यह मामला दीघा थाना इलाके का है। यहाँ कोका कोला कोल्ड ड्रिंक्स की एजेंसी चलाने वाले बीजेपी नेता के ठिकाने पर छापेमारी की गई है और वहां से शराब बरामद हुई है। जब पुलिस ने 17 बोतल विदेशी शराब बरामद करने के बाद एजेंसी के कई स्टाफ को हिरासत में लिया है। हालांकि बीजेपी नेता मौके से निकलकर भागने में कामयाब रहा। छापेमारी बीजेपी नेता नीलेश मुखिया के कोका कोला एजेंसी पर की गई है। जी हाँ, नीलेश मुखिया की पत्नी इसी इलाके के वार्ड पार्षद हैं और पिछले दिनों उन्होंने पटना में डिप्टी मेयर का चुनाव भी लड़ा था। सत्ता पक्ष से जुड़े एक नेता के यहाँ बड़ी तादाद में शराब मिलने के बाद हरकत मचा हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि नीलेश मुखिया इस मामले को मैनेज करने में जुटा हुआ है। पुलिस ने छापेमारी का पूरा वीडियो तैयार करवाया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विरोधियों के निशाने पर तो है ही साथ अब भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के विधायक भी इस मसले पर मुखर हो रहे हैं। पहले बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने शराबबंदी से बिहार को हो रहे नुकसान के बारे में कहा था और अब बीजेपी के ही एक और विधायक कुंदन सिंह ने शराबबंदी के ऊपर बढ़ते हुए अपराध का ठिकरा फोड़ दिया है। शराब से होने वाले दुष्परिणाम को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को और मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए पूरा प्रशासन महकमा दिन रात कार्रवाई में जुटा हुआ है। लेकिन अब बिहार सरकार के सहयोगी दल बीजेपी के विधायक कुंदन सिंह ने शराबबंदी को लेकर विवादित बयान दिया है। बीजेपी विधायक कुंदन सिंह ने कहा है कि शराबबंदी के कारण बिहार में हत्या समेत तमाम अपराध काफी बढ़ गए हैं। पुलिस कानून लागू करवाने के लिए मनमानी कर रही है। शादी विवाह में दुल्हन के कमरे में घुसकर पुलिस बेइज्जती करती है। ये सरासर अन्याय है, गलत है। विधायक ने कहा है कि बिहार सरकार शराबबंदी कानून की समीक्षा करे। पटना में दुल्हन के कमरे तक पुलिस छापेमारी कर रही है जो कहीं से भी सही नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचारी धन कुबेरों की कहानी हर दिन देखने को मिल रही है। ताजा मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से सामने आया है। यहाँ के एक सरकारी स्कूल के टीचर के घर इनकम टैक्स विभाग की रेड में बड़ी संपत्ति का खुलासा हुआ है। यह सरकारी टीचर के घर 1 करोड़ रुपए कैश के साथ साथ सोने की चेन भी बरामद की गई है। साथ ही साथ सोने की ईंट भी बरामद की गई है। जब मामला बिहार के नालंदा जिले के थरथरी प्रखंड के एक सरकारी हाई स्कूल के टीचर्स नीरज कुमार के बैंक लॉकर से 1 करोड़ कैश और 2 किलो सोना के साथ साथ अन्य कई अहम दस्तावेज मिले हैं। जब पटना के बहादुरपुर इलाके में मौजूद एसबीआई की शाखा में उनके नाम से मौजूद लॉकरों को आयकर अधिकारियों ने बुधवार को खोला। जब लॉकर को खोला गया तो इसमें 250 ग्राम वजन की सोने की 4 ईंटें मिली और 1 करोड़ कैश मिला। यह जानकारी के अनुसार ये कैश 2000 रुपए के नोट के बंडलों में था। इसके साथ कुछ अन्य दस्तावेज भी मिले जिसकी जांच चल रही है। शिक्षक नीरज कुमार अमराहा कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक राजेश कुमार सिंह के सारू के लड़के हैं, लेकिन ये सभी रुपये और सोना अमराहा कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक के ही हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के पीएम नरेंद्र मोदी के ऐलान को किसानों की जीत और अहंकार की हार करार दिया है। जहां उन्होंने बुधवार को अन्नदाताओं के फायदे के लिए केंद्र से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी तय करने की मांग की है। आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर एक सभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने दावा किया है कि पार्टी को किसानों तथा समाज के कमजोर श्रेणियों का समर्थन मिला है जो अगले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में यानी कि बिहार में सरकार बनाने में सहायता करेगा। वही कानून को वापस लेने का पीएम नरेंद्र मोदी का निर्णय किसानों की जीत है। नरेंद्र मोदी एवं अहंकार की हार हुई है। हालांकि एमएसपी पर कानून बनने तक आंदोलन जारी रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि सीमांचल मिथिलांचल सहित राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर अब प्री नर्सरी और नर्सरी की पढ़ाई की जाएगी। इसको लेकर बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग को आदेश भी जारी कर दिया है। जी खबर के अनुसार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ 1 सप्ताह के अंदर इस संदर्भ में रिपोर्ट भी मांगा है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्र पर प्री नर्सरी और नर्सरी की पढ़ाई को लेकर सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र को नजदीकी प्राथमिक विद्यालयों के साथ टैगिंग करने के आदेश दिए हैं। इसकी प्रक्रिया बिहार के कई जिलों में भी किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार नीतीश सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्र को जल्द ही प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूल की मान्यता दे सकती है। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय ने भी सहमति दे दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की बोहचाहा विधानसभा सीट से वीआईपी पार्टी के विधायक रहे मुसाफिर पासवान का निधन हो गया है। जहां उनके निधन पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना जताई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शोक संदेश में कहा है कि मुसाफिर पासवान एक कुशल राजनेता एवं समाज सेवी थे। वह अपने क्षेत्र में लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे। जहाँ उनके निधन से मैं मर्माहत हूँ। उनके निधन से राजनीति एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान से फोन पर बातचीत करके उन्हें सांत्वना दी है। जहां मुसाफिर पासवान का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी निर्देश दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि बिहार में हमने मुख्य रूप से सड़क, बिजली और अस्पताल को लेकर काम किया है। हम 2022 तक प्रत्येक यानी कि हर व्यक्ति को अपना घर, शौचालय और बिजली देंगे। ये बड़ी खबर है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने चुनावी घोषणा पत्र में बिहार में फ्री में टीकाकरण का वादा किया और निभाया। ऐसा वादा अमेरिका नहीं कर सका था। भाजपा की नीति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया।
बुधवार को पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि बिहार में हमने सत्ता विरोधी रुझान को किनारे करके अपनी 2/3 सीट जीतने में सफल रहे। दोस्तों बात करते हैं कि मधुबनी के झंझारपुर कोर्ट में हुई घटना के बाद एक ओर पुलिस एसोसिएशन खफा है तो दूसरी ओर अधिवक्ता भी आक्रोशित हैं। जहां अब तक प्राथमिक दर्ज नहीं किए जाने पर बिहार पुलिस एसोसिएशन खफा है। जहां पुलिस कर्मियों के बयान पर अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने पर एसोसिएशन ने ऐतराज जताया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने कहा है कि इस घटना से आक्रोशित पुलिसकर्मी काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध प्रकट करना चाहते हैं। न्याय नहीं मिलने पर पुलिसकर्मी सामूहिक अवकाश पर भी जा सकते हैं। इसको लेकर जिला इकाइयों से प्रस्ताव मांगा गया है, जब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुहर लगाई गई है। दोस्तों बात करते हैं कि देश के अन्य राज्यों में काम करने वाले बिहारी बाल मजदूरों को छुड़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जहां इस काम में श्रम संसाधन विभाग ने समाज कल्याण विभाग की सहायता लेने का निर्णय लिया है। जहां विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। जहां 4 राज्यों को इसको लेकर पत्र भी लिखा है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार दूसरे राज्यों में काम करने वाले बाल मजदूरों की रेकी की जाएगी। जहां इसके बाद बच्चों को छुड़ाने के लिए संबंधित राज्य के श्रम संसाधन विभाग से सहायता लिया जाएगा। विभाग ने इसको लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखकर रेलवे में बाल मजदूरों की निगरानी बढ़ाने के लिए सहयोग मांगा है, ताकि बिहार से बच्चों को बाहर ले जाने वाले गिरोह या फिर उनके माता पिता पर निगरानी की जा सके। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।